सो हेलो बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री विद सचिन एंड वेलकम टू आवर डे 17। नीट पीवाईक्यू सीरीज़ हम चला रहे हैं और हमारा ये 17वां डे है। और आज जो हम टॉपिक की बात करेंगे उसका है डीएनए ब्लॉक। और एक हमारा जो स्टेटमेंट है वो मैं फिर से दोहरा देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि हम सिर्फ क्वेश्चन के आंसर ही नहीं बताते, उसको एक्सप्लेन भी करते हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचा जाता है और कैसे सोचा जाता है। ठीक है, कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठकर किस तरह का माइंडसेट होता है, वो सारी चीज़ें आप इसमें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप सीखते रहते हैं। तो चलिए 16 से 23 तक के क्वेश्चन हम करते रहे हैं, आज भी वही करेंगे। सो पहला ही क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से है और जैसा कि आपको दिख रहा है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरेनियम नहीं है, यूरोपियम है, गैडोलेनियम और टर्बियम। ये बेसिकली जो है बेटा, ये है आपके लेंथेनाइट्स। और लेंथेनॉइड्स में अगर हम देखें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो 4f में करीब 1 से 14 तक, 5d में या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा, और 6s में 2 कंप्लीट है। तो देख पा रहे होंगे आप, ये ऑप्शन दे रखे हैं इसमें सब में 6s2 6s2 6s2, तो सब में 6s2, ये तो कहानी यहीं पर होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो इसके पहले 4f के पहले जो यहाँ पर आती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन, उसके बाद आती है रेडॉन। तो जेनॉन के बाद आते हैं ये सारे, तो जेनॉन तो होगा ही होगा, और जो कि जेनॉन सब में है। ठीक है, तो जेनॉन यहाँ पर हो जाता है 54 का। ठीक है, और यहाँ आ जाता है 63। मतलब यहाँ पर हमें 9 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जो कि 9 हमारे पास होते हैं कि 4f और 6s तो 2 चला जाता है, बचेगा 9, है ना। 9 समझ पा रहे हैं आप, 9 में 2 चला गया, बचे 7। तो 7 क्या चाहेगा, 4f 7 होना चाहेगा ना, 5d में नहीं जाना चाहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर 63 वाले यूरोपियम की हम बात करें तो उसका ये होगा जेनॉन 4f7। और ये कहाँ कहाँ पर हम देख लेते हैं, जेनॉन 4f7 6s2 4f7, मतलब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये दोनों तो ख़त्म। आगे देखें, नेक्स्ट 64 आ जाता है, मतलब एक और हम बढ़ाना चाहते हैं। तो बेटा ध्यान से देखो, एक बढ़ाना चाहते हैं तो ये भी कंप्लीट है ना, जेनॉन तो वही आएगा। 64 में कौन आ गया हमारे पास, गैडोलेनियम। तो 64 में आया तो देखना हमारे पास 4f 5d और 6s। अब 6s तो 2 कंप्लीट हो जाता है, और इधर 4f में हाफ फील्ड में जाना चाहते हैं, तो हाफ फील्ड एक स्टेबिलिटी गेन करता है, आपको पता है ना। एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो अब देखो ध्यान से, 7 हो गया, देखिए 7 और 2 कितने हो रहे हैं, 9 ही हो रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए क्योंकि यहाँ पर हो गया 64, एक इलेक्ट्रॉन और हो क्योंकि जेनॉन है 54, और 10 और कर देंगे तो क्या हो जाएगा 64, जो कि किसका एटॉमिक नंबर है, गैडोलिनियम का। तो इसी तरह से 5d में पहुँच जाता है एक इलेक्ट्रॉन, 4f में नहीं जाते हुए 5d में चला जाता है। तो अब देख लेते हैं हम आगे इन दोनों में से 5d में कहाँ गया है और यहाँ पर 5d में नहीं गया है, मतलब ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल रहने वाला है, एंड दिस इज़ द आंसर। इस तरह से हम चीज़ें करते हैं। तो बेटा ये ज़रूर ध्यान रखना आप, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन वाले। ठीक, यहाँ से आपको पता चल जाए 63, मतलब इसके पहले 54 वाला जो है नोबल गैस आएगा। इस तरह से मैं करता हूँ, आप देख लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग, बट ऐसे ही करना आप, अच्छा रहेगा आपके लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट रिलेटेड टू लेंथेनॉइड्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है लेंथेनॉइड में, यूरोपियम शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यूरोपियम कहाँ था, ये रहा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कर सकता है। द बेसिसिटी डिक्रीजेज एज द आयोनिक रेडियस डिक्रीजेज फ्रॉम Pr टू ल्यूथेनियम। ऑल द लेंथेनाइड्स आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। C4+ solutions are widely used as oxidizing agent in volumetric analysis। तो यहाँ पर जो है ऑल द लेंथेनाइड्स आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, ये गलत है, इनकरेक्ट बताना था आपको, इनकरेक्ट, ये गलत है। एल्यूमिनियम से रिएक्टिव नहीं है, एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है लेंथेनाइड्स। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें सही हैं। थोड़ा थियोरेटिकल बेस्ड था क्वेश्चन, नेक्स्ट पढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीज़न फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनोइड्स एंड इज एट्रीब्यूटेड टू। बिल्कुल, ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन ये रीज़न होगा 5F6D7S का, है ना। किसकी पूछा है? एक्टिनोइड की, है ना। लेंथेनॉइड की पूछता तो लेंथेनाइड में क्या होता है? लेंथेनम, लेंथेनॉइड्स में देखना थोड़ा समझना, ये क्या होता है? 4F5D6S। लेकिन एक्टिनाइड की पूछा है तो 5F6D और 7S। ठीक है। लेवल्स हैविंग कंपेरेबल एनर्जीज, इनकी एनर्जीज कंपेरेबल होती है ना, इसीलिए सिमिलर होती है, तो इसी वजह से रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन आपको देखने को मिलती है एक्टिनॉइड्स में। रीज़न है 4F एंड 5D तो आ ही नहीं सकता, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये भी नहीं आ सकता, द रेडियो एक्टिव नेचर ऑफ एक्टिनाइड ये भी बात नहीं है। कंपेरेबल एनर्जीज की वजह से ही ऑक्सीडेशन रेंज आपको देखने को मिलती है। सिंपल सा क्वेश्चन था। सो नाउ आगे हम चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस एग्जिबिट डी ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिक एज वेल। तो हमें देखना है पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्रोमियम जो है वो 4 दूना 8 में से 2 गया तो 6, तो यहाँ क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है। यहाँ भी देखेंगे 14 और 14 में से 2 गया तो 12 और 12 में यहाँ भी क्रोमियम क्या है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मैंगनीज हम यहाँ देखेंगे तो वही KMnO4 वाला +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर देखेंगे 4 दूनी 8 में से 2 गया तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर हम बात करें क्रोमियम की तो क्रोमियम होता है 24। ठीक है। तो 24 होता है तो ये +6 है। तो अब आप देखेंगे बेटा तो क्रोमियम में होता है नॉर्मल, अगर नॉर्मल हम देखें क्रोमियम के तो 3D 5 4S1, ये एक्सेप्शनल होता है। तो अभी क्रोमियम के ऊपर +6 कर दिया, मतलब 5 और 6 सभी गए तो 3D यहाँ पर क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब ये तो डाया है। जब ये डाया है तो ये भी क्या है? डाया है। Mn7 देख लेते हैं, +7। Mn का हम अगर देखते हैं 25 तो ये होता है 3D5 4S2, 5 और 2 7, 7 के साथ ही इलेक्ट्रॉन क्या चले गए? ख़त्म हो गए। तो Mn हो जाता है क्या यहाँ पर? 3D 0। तो बेटा इसका मतलब ये है कि ये भी क्या हो जाता है? डायामैग्नेटिक। बचा हुआ यही है, तीनों डाया है तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हमारा पैरा। लेकिन इसको भी हम देख लेते हैं। Mn +6 अगर करेंगे हम तो 3D, नॉर्मल Mn होता है 3D5 4S2। ठीक है। अब Mn +6 करेंगे तो 5 और 2 7 है, लेकिन एक हट जाएगा, 2 यहाँ से गए, 4 यहाँ से गए तो 3D 1। यही 1 जो है ये 1 हमारे डी ऑर्बिटल में रहेगा, जो कि डी ट्रांजिशन भी कर सकता है और ये पैरामैग्नेटिक नेचर को भी क्या करता है? शो करता है। बात समझ आ गई? इस तरह से आपको देखना है, डी ट्रांजिशन भी देखना था, पैरामैग्नेटिज्म भी देखना था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा, यहाँ भी वही कहानी है, कोबाल्ट क्रोमियम इनका हमें देखना है बोहर मैग्नेटॉन। तो कोबाल्ट हम देखते हैं नॉर्मली 27 होता है तो 3D7 4S2। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें से हम CO3+ है तो 3+ को हम क्या कर देंगे बच्चों? 3 हटा देंगे, 2 यहाँ से गए, एक तो 3D6 बचा, 6 है तो 3D6 हम कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करते हैं कि √n+2 ये वाला बोहर मैग्नेटो हम लगाते हैं। तो यहाँ पर 4 है, 4 4+2 बोहर मैग्नेटो, 4 और 2 6 और 6 × 4 24 बोहर मैग्नेटोन। तो इसका तो आया 24, ए का तो आया 24, ए का फोर्थ कौन है देख लेते हैं अपन। ए का फोर्थ यहाँ है और ए का फोर्थ यहाँ है, मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। फिर देखते हैं बी का, क्रोमियम 3। तो नॉर्मल क्रोमियम का क्या होता है? 24। नॉर्मल क्रोमियम ऐसे लिखते हैं 3D5 4S2। ठीक है। तो यहाँ से 3 है, तो अगर 3 है, 2 यहाँ से गया, 1 यहाँ से, 3 गया, बचा 4, तो 3D में कितना बचा? 4। ठीक है। कन्फ्यूज है क्या कुछ? क्रोमियम 3 तो 5 और 2 7, 4 बचा। क्रोमियम +3 है क्या? अच्छा 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 अच्छा, यहाँ 1 है ना, वही तो कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं यार। तो 1 और यहाँ से कितने गए? 2 यहाँ से गए, तो बचेगा 3D3।
देखो है ना, मैंने कन्फ्यूज 3D3, तो 3D3 में क्या आने वाला है 1 2 3 4 5 1 2 3 है ना 3, तो 3 से क्या आएगा बोहर मैग्नेटॉन 3 3 प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन 3 2 6 और 3 मतलब 3 और 2 5 5 और 3 5 इंटू 3 5 इंटू 3 15 15 बोहर मैग्नेटॉन, तो ये आ गया इसका क्रोमियम का 15 बोहर मैग्नेटॉन, मतलब चौथा और पांचवा, तो बी का पांचवा बी का पहला बी का पांचवा सही है, तो आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, बस आप निकाल सकते हो आप इस तरह से। आयरन 3 प्लस है ना, तो आयरन होता है 26, 6 और 2 होता है, तो उधर से 2 गए 6 5 बचा, पाँचों ही क्या है, तो 5 क्या होगा यहाँ पर 5 5 प्लस 2 बोर में 7 7 पंजे 35 आ गया ना इसका ही आंसर। तो ये आएगा आयरन का सी का सेकेंड, तो को सी का सेकेंड आ रहा है बिल्कुल, डी का फर्स्ट, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। मतलब पूरा कमांड आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे होना पड़ेगा, है ना, तब जाके आएगा, तब जाके आप कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू। अच्छा, मैग्नेट आयन और परमैग्नेट आयन है ना, परमैग्नेट को तो आपको पता ही है MnO4 माइनस, और मैग्नेट है MnO4 2 माइनस। ठीक है, परमैग्नेट और मैग्नेट, तो यार देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि किस वजह से है ऐसा, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि टेट्राहेड्रल इस वजह से है कि यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग होगी किस किस के बीच में, एक तो मैंगनीज है हमारे पास Mn है, और एक हमारे पास क्या है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास तो p ऑर्बिटल ही है, लेकिन इसके पास d ऑर्बिटल है, तो जब d पाई p पाई बॉन्ड बनता है ना, पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है किसमें, p ऑर्बिटल में, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल में, और फिर d ऑर्बिटल किसके मैंगनीज में, तभी जाके ये स्ट्रक्चर है। इसी का रीज़न ये है कि मतलब टेट्राहेड्रल का रीज़न भी यही है, d पाई p पाई बॉन्डिंग। ठीक है, इस वजह से तो देख लेते हैं अपन रीज़न क्या है, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, यही सही है हमारा। बाकी देयर इज़ नो पाई बॉन्डिंग, नहीं होती है भैया। द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप्स ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन, नहीं p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड p ऑर्बिटल, ये वापस मैग्नीज यहाँ d आता तो सही होता, d ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ये पूरा ही मतलब ऑप्शन से भी हो सकता था, ये गलत ही बोल दिया ना, d ऑक्सीजन में होता नहीं है, p मैग्नीज होता नहीं है, पाई बॉन्डिंग होती है, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है ये, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपका, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज दैट आर फॉर्म व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक HCN आर ट्रेप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस, ये सही बात है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम CrO, ये निकाल लेते हैं हम लोग अभी, CrO4 2 माइनस, क्रोमियम का X है -2 है 4 इज इक्वल टू -2, 4 दूना 8, प्लस का 8 उधर गया तो माइनस का नहीं, माइनस का 8 उधर गया तो प्लस का 8, और प्लस 8 माइनस X इज इक्वल टू +6, तो CrO4 2 माइनस की तो +6 है, और Cr2O7 2 माइनस की 2x प्लस -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2, है ना, 2x, 14 उधर गए तो -2 प्लस 14 12, और x इज इक्वल टू 2 ओपन गया तो 6, दोनों की सेम आ रही है, लेकिन लिखा क्या है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम CrO4 2 माइनस एंड Cr2O7 2 माइनस आर नॉट द सेम, मतलब यही इनकरेक्ट है भैया, सेम होती है। ठीक है, आप बोल रहे सेम नहीं है। ठीक है, इस तरह से भी आपको इनको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का ही, और द कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम 2+ आयन, मैंने अभी बताया क्रोमियम 2+ आयन, तो नॉर्मल क्रोमियम क्या होता है 24, 3d5 4s1, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो ये जो है ये 3d4 का सिस्टम बन गया है, 3d4। अब d4 में 1 2 3 4 क्या बोल रहा है, स्पिन, है ना, तो 1 2 3 और 4, तो 4 में क्या आएगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो बोहर मैग्नेटॉन हमेशा क्या आएगा, अगर हम बात करते हैं 4 4 + 2 बोहर मैग्नेटॉन, 4 दूनी 8 और चौक 32, 4 और 2 6 6 चौक 24, 24,
लेकिन यहाँ पर तो ऐसे, तो हमेशा याद रखना, आप ध्यान रखना कि जितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 हो, 4 हो, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसके पीछे 9 लगा देना, यही फोर मैग्नेटोन आएगा। 24 का भी निकालोगे तो यही आएगा, ठीक है ना, याद रहेगा ये, ओके। तो चलिए आंसर हमारा 4.9 है। नेक्स्ट जो है हमारा नीट 2020 का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट करना है। जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव आइडेंटिकल रेडियाई ऑफ 160 pm एंड 159 pm रिस्पेक्टिवली एज अ कंसिक्वेंस। ये सही बात है, हमें तो इनकरेक्ट करना है। लेंथेनाइड रिवील ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, नहीं यही इनकरेक्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चे कि जो लेंथेनाइड होते हैं वो केवल और केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते, +2 भी करते हैं और +4 भी करते हैं, ठीक है। यहाँ आप लिख लीजिएगा +2 और +4 भी करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्या करेंगे, वो शो करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई है ना। तो क्योंकि आपने देखा होगा कि सम लेंथेनाइड्स कैन शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो, तो यही है। तो यही हमारा इनकरेक्ट हो गया कि बोल रहा है कि ओनली, नहीं नहीं भैया दूसरे भी करते हैं। हाँ, अब जो मैच द फॉलोइंग बना लो आप एस्पेक्ट से। द मेटल विच रिवील्स ए मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यार मैक्सिमम नंबर तो मैंगनीज ही करता है, याद रखा करो ना, मैक्सिमम टू मैंगनीज तो सीधा फर्स्ट का थर्ड एक यहाँ है और एक यहाँ है, 2 हो सकते हैं। अब देखते हैं सेकेंड वाला आंसर, ये तो गए काम से भैया। द मेटल अल्थो प्लेस्ड इन 3D ब्लॉक इज कंसिडर्ड नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट कौन नहीं है, जिंक नहीं है भैया, इनको नहीं लिया गया। डी ब्लॉक एलिमेंट है बट ट्रांजिशन नहीं है, क्योंकि इनके क्या होते हैं 3D10 4s2, इनमें है ना अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते। तो फोर्थ, सेकेंड का फोर्थ कहाँ है, सेकेंड का फर्स्ट है, नहीं ये भी आंसर गलत, सेकेंड का फोर्थ है, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। थर्ड का फर्स्ट देख लो, द मेटल विच डज नॉट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल स्कैंडियम नहीं होती। और एक्वस, द मेटल विच इज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशन अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन, बिल्कुल कॉपर करती है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मज़ा आया 20 तक क्वेश्चन करना, 20 तक हुआ अभी तो, देखते हैं और 2-4 क्वेश्चन रहे हैं, बट हाँ समझिएगा आप थोड़ा अच्छे तरीके से इनको। 21 का क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, इनकरेक्ट चूज करना है आपको, ठीक है। तो एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट्स टू एलिमेंट देन लेंथेनाइट, ये बात सही है। मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनाइट्स आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट, कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट, नहीं 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 ये तो नहीं, कलरलेस नहीं होते हैं, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है। लेंथेनाइट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है। एक्टिनाइट्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड, बिल्कुल। तो वही आंसर आएगा हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन। अब आ जाते हैं हम गैडोलेनियम पर। गैडोलेनियम से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं यार। एज ए लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई बेसिक कैरेक्टर या स्मॉल साइज, क्या है रीज़न बताइए। बताइए साहब, गैडोलेनियम की लो जो है वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो अभी हाल हमने इससे ही सीखा था, गैडोलेनियम से ही, और हम देखेंगे गैडोलियम को जेनॉन लिख रखा था हमने, क्या सीरीज चल रही थी हमारी 4F 5D 6S, 6S में तो 2 चले गए थे, ये 54, ये याद आया आपको, ये 63 में है, तो 9 इलेक्ट्रॉन फील करने थे हमें, ठीक है। तो गैडोलेनियम ने यूरोपियम में 9, ये 64 था, 10 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर आएगा, ये 7 यहाँ पर, 7 एक 8 और 2 10, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर आ गया जेनॉन 4F। अब देखो कितने, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से गए, ठीक है। तो अब हमारे पास तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात हो रही है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन 5D से जाएगा, 5D से जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 5D इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज़ करता है तो अब जो एक्सचेंज एनर्जी आ जाती है वो 4F की आ जाती है। तो 4F हैज़ मैक्सिमम एनर्जी,
मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी। 4F को क्या चाहिए, मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए गैडोलिनियम हैज़ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, लो वैल्यू ऑफ थर्ड, इजीली दे देगा आईडी में, ले जा भाई, क्योंकि मैं अभी यहाँ क्या हो रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ, हाफ फील्ड है, मज़ा आ रहा है मेरे को, ठीक है। तो हाई एक्सचेंज एंथैल्पी इसकी वजह से, ना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वजह से, ना हाई बेसिक कैरेक्टर, ना स्मॉल साइज की वजह से हाई एक्सचेंज एंथैल्पी हो जाती है यहाँ पर। जब 5D से एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, तो जो वैल्यू होती है 4F की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, वो मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी चाहिए उनको ना, आफ्टर लूजिंग 5D इलेक्ट्रॉन्स। सो गैडोलियम हैज़ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ आया? और कितने क्वेश्चन बचे हैं यार, और यार 3 क्वेश्चन और बचे हैं बस, ठीक है। 2022 इन द न्यूट्रल और fairly alkaline medium KMnO4 oxidizes iodine into iodate। ओके यार, है ना, एल्केलाइन में थोड़ा अलग हो जाता है, आयोडीन जो है ना वो आयोडेट में चेंज होता है। बट ये जो हम बात करते हैं ना KMnO4 की, इसकी कहानी थोड़ी बदल जाती है, ये Mn2+ नहीं MnO2 में चला जाता है। तो अब देखो यहाँ +7 है, यहाँ पर +4 है, कहाँ है +7 से +4, लगा दो उसको, +7 to +4, ठीक है। रिएक्शन तो बैलेंस नहीं करनी है, कर लेना आप घर पे, है ना, ओके। ये आयोडेट, ये न्यूट्रल लिख लेना, एल्केलाइन मीडियम में, एसिडिक मीडियम अलग होता है। ये जनरली आपको कहाँ से भी मिल जाएगा अपने को, ये आपको रेडॉक्स रिएक्शन में भी समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक है, रेडॉक्स भी बता देगी आपको ये। ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, देखो जल्दी मत करना, फिर आपको करेक्ट ऑप्शन भी लगाना है। ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फ्रॉम MO ऑक्साइड्स विच आर आयोनिक। हाँ ठीक है, ठीक है, सही है। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करेस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इज ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज अटेंड इन Sc2O3 टू Mn2O7। हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही बात है। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम V2O3 टू V2O4 टू V2O5, ये गलत है बेटा। V2O3 की हम बात करेंगे तो ये यहाँ पर क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये +4 और ये +5। हमें पता है कि इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर तो बेसिक कैरेक्टर नहीं, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो ये बोल रहा है कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मतलब ये हमारा ऑप्शन हो सकता है C वाला। तो देख लेते हैं CBD, ये तो BD वाला तो ख़त्म हो गया, AE वाला ख़त्म हो गया, हो सकता है B एंड C, B वाला भी हमने सही कर दिया, मतलब आंसर हमारा ये B, C एंड D ही है ओनली। D देख लेते हैं, V2O4 डिजोल्व्स इन एसिड्स टू गिव VO4 3- सॉल्ट्स। नहीं बेटा, V2O, जैसे मैंने यहाँ लिख भी रखा है आपको कि D क्यों है, V2O5 एसिड में डिजोल्व होकर VO4 3- सॉल्ट बनता है, न कि V2O4। तो ये सीधा सीधा यहाँ पर गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो याद क्या रखने की चीज़ है, सिर्फ इसका आंसर नहीं कि भैया V2O5 एसिड में डिजोल्व होकर क्या देता है, सॉल्ट देता है ना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, मज़ा आ रहा होगा आपको DNA ब्लॉक करने में, है ना। चलिए ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2+ इज मोर देन कॉपर 1 सॉल्ट इन एक्वस सोल्यूशन ड्यू टू भैया बताइए किस वजह से, हाइड्रेशन एंथैल्पी, सीधा सा लगा दो आप, हाइड्रेशन, समझे आप, मतलब अगर समझाना चाहूँ तो मैं आपको कैसे समझाऊँ। कॉपर अभी सॉलिड है, ठीक है, इसको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन अगर देंगे तो कॉपर कहाँ पहुँच जाएगा, गैस में पहुँच जाएगा। फिर कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या देनी पड़ेगी, फर्स्ट देनी पड़ेगी। फिर कॉपर से, ये भी गैस में चल रहा है ना, कॉपर से कॉपर 2+, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या देनी पड़ेगी आपको, सेकेंड देनी पड़ेगी। फिर ये गैस है, इससे फिर वापस हमने कॉपर एक्वस चाहिए, है ना, तो यहाँ आपको हाइड्रेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो Cu2+ मोर स्टेबल है, और इसका रीजन भी क्या है हमारे पास, और किससे, देन Cu+ से, है ना, इससे
Cu2+। इसका रीज़न है बिकॉज रिलीज हाइड्रेशन एनर्जी मोर इन केस ऑफ, है ना, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करता है ये, है ना, इन केस ऑफ Cu+ आयन। Cu2+ जो है वो रिलीज्ड हाइड्रेशन एनर्जी मोर देन Cu+। चलिए, तो यहीं तक था हमारा 7 DNA ब्लॉक का। यहीं हम हमारा चैप्टर एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को, अपने दोस्तों को पहुँचाइए, और जिसने पूरे पीछे वाले नई सीरीज़ देखे हैं वो देखिए आप, ठीक है, वो वीडियो देखिए। थोड़ा सा स्पीड वाले 1.5 पर देख लीजिए आप, लेकिन हाँ जल्दी से देखिए, तो आपका क्या होगा कि एक रिवीजन भी हो जाएगा और आपका बढ़िया से काम हो जाएगा, है ना। जो चीज़ें आपको डाउट वगैरह है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड क्या कहूँ यार, बाय बाय, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, बाय बाय।